गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश मेहरा आज आपको बीए पार्ट सेकंड राजनीति विज्ञान के पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था संसद शीर्षक संसद में हमने अध्ययन किया। राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न माना गया तथा दोनों सदनों का हमने अध्ययन किया। गठन, कार्यकारी योग्यताएं, इन सब चीज़ों का इन सब टॉपिकों का हमने अध्ययन कर लिया। अब हम बात करते हैं, आज हम जो बात करेंगे कि लोकसभा तथा राज्यसभा की तुलना, दोनों की तुलना किस प्रकार की जा सकती है, दोनों में पारस्परिक भेद क्या है, इस टॉपिक का हम आज अध्ययन करेंगे। हम अगर तुलना की बात करते हैं, दोनों में भेद की बात करते हैं, तो नंबर 1 आता है नामकरण के संबंध में। नामकरण में तुलना इनकी क्या है? नामकरण के संबंध में पहला भेद तथा पहली तुलना हमारी आती है कि नामकरण के संबंध में भारतीय संसद के 2 सदन हैं, दोनों का नाम क्या है? एक का लोकसभा, एक का राज्यसभा। लोकसभा संसद का प्रथम, निम्न तथा लोकप्रिय सदन है, जबकि राज्यसभा संसद का द्वितीय और उच्च सदन है। लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है और राज्यसभा को वरिष्ठ सदन कहा जाता है। लोकप्रिय सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जनता द्वारा चुने जाते हैं, जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, राज्यों के चुने हुए जनप्रतिनिधि चुनते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इनके नामकरण के संबंध में ये अंतर है। नंबर 2 है प्रतिनिधित्व के संबंध में। नंबर 2 प्रतिनिधित्व के संबंध में। दूसरा है प्रतिनिधित्व के संबंध में। हम बात करते हैं कि इनका प्रतिनिधित्व किस प्रकार से चलता है। लोकसभा के सदस्य भारत की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि भारत की जनता ही लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन करती है। और राज्यसभा के जो सदस्य हैं, राज्यसभा के हमारे एमपीज हैं, वो संघ की इकाइयों तथा संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन इस संबंध में यह याद रखने योग्य बात है कि राज्यसभा में भारत संघ के सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है, कहीं कम है, कहीं अधिक है। नंबर 3 है, जबकि राज्यसभा में सभी को भारतीय संघ में समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का प्रतिनिधित्व है वो जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। नंबर 3 है सदस्य संख्या के संबंध में। सदस्य संख्या के संबंध में सदस्य संख्या की बात करते हैं तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या राज्यसभा के सदस्यों से लगभग डबल है। लोकसभा राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है, जबकि लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 है। यानी हम बात करते हैं लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 252 हो सकती है, वर्तमान में 552 हो सकती है, वर्तमान में 545 है, जबकि राज्यसभा में अधिक से अधिक संख्याओं की संख्या 250 हो सकती है, जिसमें से 12 मनोनीत तथा 238 है वो परोक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। परंतु वर्तमान समय में इनकी सदस्य 245 है, 233 प्लस 12 है। इस प्रकार लोकसभा के सदस्यों की संख्या राज्यसभा के सदस्यों से दुगने से अधिक है। संयुक्त बैठक में सदस्य संख्या में लोकसभा की शक्ति का आधार है। जब संयुक्त बैठक होती है तो लोकसभा का निर्णय प्रभावशाली रहता है। नंबर 4 है निर्वाचन के संबंध में। निर्वाचन के संबंध में
निर्वाचन के संबंध में लोकसभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर और प्रत्यक्ष निर्वाचन के तरीके से होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष नीति से तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। नंबर 5, कार्यकाल के संबंध में। कार्यकाल के संबंध में जिस प्रकार हम लोग पढ़ चुके हैं पूर्व में कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा एक स्थायी सदस्य है जो कभी भी भंग नहीं होता। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, परंतु राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। उसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद अवकाश प्राप्त कर लेते हैं, प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो सकते हैं और इतने ही नए सदस्य यानी 1/3 सदस्य नए सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं। यानी लोकसभा का जो कार्यकाल 5 वर्ष है और राज्यसभा एक स्थायी सदस्य है, वो जो कभी भंग नहीं होता, परंतु उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उतने सदस्य नए चुन लिए जाते हैं। नंबर 6 है साधारण विधेयक के संबंध। साधारण विधेयक के संबंध में। साधारण विधेयक के संबंध में सैद्धांतिक दृष्टि से साधारण या अवित्तीय विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की शक्तियां बराबर हैं। साधारण विधेयक दोनों सदनों में पहले किसी में भी पेश किए जा सकते हैं। दोनों सदनों में किसी प्रकार का मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। संयुक्त बैठक में बहुमत के आधार पर उस विधेयक के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा से दुगुनी से भी अधिक होने के कारण लोकसभा की इच्छानुसार कार्य होने की संभावना अधिक रहती है। इस प्रकार सैद्धांतिक दृष्टि से राज्यसभा को साधारण विधेयक के बारे में लोकसभा में बराबर की शक्ति प्राप्त होते हुए भी व्यवहार में उसकी स्थिति किसकी स्थिति राज्यसभा की लोकसभा से निर्बल हो जाती है। नंबर 7 है संवैधानिक संशोधन के संबंध में। संवैधानिक संशोधन के संबंध में संवैधानिक संशोधन में भी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की शक्तियों का उपस्थिति स्पष्ट है। दोनों सदनों में इस संबंध में न केवल सिद्धांत परंतु व्यवहारिक दृष्टि से दोनों की शक्ति समान प्राप्त है। संवैधानिक संशोधन से संबंधित विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं। संसद में दोनों सदनों में विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत से अलग अलग पारित किया जाना आवश्यक है। व्यवहार के अंतर्गत अब तक केवल एक बार 1975 में 40वें संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित किया गया है। बाकी सारे के सारे संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित किए गए हैं। नंबर 8 वित्तीय विधेयकों के संबंध में। वित्तीय विधेयकों के संबंध में यानी बजट के संबंध में या पैसे के लेन देन से संबंध में। वित्तीय विधेयक के संबंध में संविधान द्वारा लोकसभा को राज्यसभा से अधिक शक्ति दी गई। संविधान के अनुसार वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित किए जाएंगे और लोकसभा में ही पारित होने पर राज्यसभा में जाएंगे।
इसके द्वारा अधिक से अधिक 14 दिन तक ऐसे विधेयक पर विचार कर सकती है राज्यसभा। राज्यसभा को सुझावों को मानना या न मानना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करती है, और अगर 14 दिन में विधेयक को राज्यसभा नहीं लौटाती है तो वो पारित माना जाता है। नंबर 9, कार्यपालिका पर नियंत्रण के संबंध। कार्यपालिका पर नियंत्रण के संबंध में, कार्यपालिका पर नियंत्रण के संबंध में संस्थात्मक शासन में मंत्रिमंडल संसद के लोकप्रिय सदन अर्थात लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अतः भारत में मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, राज्यसभा के प्रति नहीं। राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, उसकी आलोचना कर सकते हैं, परंतु अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर मंत्रिमंडल को पदच्युत करने का अधिकार केवल लोकसभा को प्राप्त है। अतः कार्यपालिका पर नियंत्रण की दृष्टि से लोकसभा राज्यसभा की तुलना में निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली है। लोकसभा ही कार्यपालिका को अपदस्थ कर सकती है। नंबर 10, अन्य कार्यों और अधिकारों के संबंध। अन्य कार्यों एवं अधिकारों के संबंध में अन्य कार्य कौन से बच जाते हैं जिनमें इनमें संबंध रहता है। दोनों अन्य कार्यों के संबंध में दोनों सदनों की शक्तियां समान है। अन्य कार्य कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन समान रूप से भाग लेते हैं, और राष्ट्रपति को महाभियोग भी दोनों सदनों में लगाया जा सकता है। एक सदन महाभियोग लगाता है, दूसरा उसकी जांच करता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक तथा मुख्य चुनाव आयोग को पदच्युत करने का अधिकार भी दोनों सदनों की स्वीकृति से होता है। राष्ट्रपति द्वारा संकट काल की घोषणा की स्वीकृति भी संसद के दोनों सदनों की आवश्यकता है। इस प्रकार ये जो 4 शक्तियां हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और नियंत्रण महालेखा परीक्षक, चुनाव आयोग को अपने पद से हटाने की दोनों शक्तियों की समान स्थिति, और चौथा है संकट काल की घोषणा भी संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक है। नंबर 11 है राज्यसभा की अनन्य शक्ति। राज्यसभा की अनन्य शक्तियां। राज्यसभा की अनन्य शक्तियां। राज्यसभा को राज्य में एकमात्र प्रतिनिधित्व होने के नाते 2 अनन्य शक्तियां हैं। 2 अनन्य शक्तियां हैं क्योंकि राज्यसभा को राज्यों का प्रतिनिधित्व। प्रथम शक्ति जो संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार दी गई, उसके अनुसार राज्यसभा उपस्थिति तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से यह घोषित कर सकती है कि राष्ट्रीय हित में संसद के राज्य सूची में अमूलचूल कानून बनाना चाहिए। फला विषय पर कानून बनाना चाहिए। किसको बनाना चाहिए? संसद को। ऐसा विधेयक राज्यसभा ला सकती है। दूसरा जो उसकी शक्ति है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में, अनुच्छेद के अनुसार उपस्थिति तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवाओं का प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। उपयुक्त विवेचना से यह नितांत स्पष्ट हो जाता है कि राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम शक्तियां प्राप्त है। ऐसा नितांत स्वाभाविक है। संसदीय शासन व्यवस्था में अंतिम निर्णय की शक्ति लोकप्रिय सदन को ही प्राप्त हो सकती है। परोक्ष रूप से निर्वाचित संसद द्वितीय सदन को नहीं। संविधान निर्माताओं के द्वारा राज्यसभा की कल्पना प्रथम सदन के सहायक तथा सहयोगी सदन के रूप से की गई है, प्रतिद्वंदी सदन के रूप से नहीं की जाती। राज्यसभा के द्वारा इसी रूप से आचरण किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा व्यवहार में लोकसभा और राज्यसभा के संबंध।
व्यवहार में आज तक, व्यवहार में राज्यसभा एवं लोकसभा का व्यवहार का मतलब आज तक शासन व्यवस्था में किस प्रकार इनका संबंध रहा, देश आजादी से लेके आज तक शासन व्यवस्था में इनका संबंध किस प्रकार रहा, देश आजादी से आज तक। तो ये हम 1952 से लेके 2017 तक की स्थिति का अध्ययन कर सकते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा में कहाँ विवाद रहे, कहाँ क्या है। संविधान निर्माताओं की आशा और अपेक्षा थी कि लोकसभा और राज्यसभा परस्पर सहयोगपूर्ण कानूनों का निर्माण करेगी, शासन का नियंत्रण के संबंध में एक दूसरे का सहयोग करेगी। यदि 1952 से लेकर आज तक का लोकसभा तथा राज्यसभा के संबंधों की हम चर्चा करते हैं, हम अध्ययन करते हैं, तो ये स्पष्ट हो जाता है संविधान सभा के निर्माताओं की आशा तथा अपेक्षा आंशिक रूप से पूरी होगी। लोकसभा और राज्यसभा के बीच मतभेद, सद्भाविक तथा अपर्यायी स्थिति। लोकसभा और राज्यसभा के विषयों में आपसी सहयोग, लेकिन कुछ विषयों में मतभेद स्वाभाविक तथा कुछ परिस्थितियों में अपर्यायी स्थिति है। इस स्थिति के प्रथम जो लिखते हैं मारिस जोन्स लिखते हैं, संस्थाओं का एक स्वभाव होता है कि वे निष्ठाओं को जन्म देती हैं और संस्थाएं प्राय समान होती है, उनमें मतभेद उत्पन्न हो जाना सर्वथा स्वाभाविक है। लोकसभा का सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होने के कारण व्यवहार में राज्यसभा की तुलना में लोकतांत्रिक श्रेष्ठता के भाव को मान लेता है और इस प्रकार कुछ सदस्य इस मनोनयन का बहिष्कार कर एक संस्था के रूप में राज्यसभा लोकसभा के आचरण में ऐसी टिप्पणी भी करते हैं। दूसरा ये रहता है कि राज्यसभा लोकसभा के बीच मतभेद का उद्देश्य द्वितीय तथा सारभूत कारण यह भी है कि लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों की तुलना की जो पद्धतियां हैं, उन दोनों में पद्धतियों में भेद है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन परोक्ष होता है। दूसरा ये होता है राज्यसभा के जो 12 सदस्यों का मनोनयन है वो विधानसभा के निर्वाचन के अलावा होता है। व्यवहार में 1967 से लेकर अनेक बार ऐसी स्थितियां बनी जिसमें एक राजनीतिक दल सत्तारूढ़ था, लेकिन अधिकांश राज्यों में विधानसभाओं में विपक्षी दलों का बहुमत प्राप्त था। कार्यकाल तथा चुनाव पद्धतियों में विभिन्नता के कारण लोकसभा और राज्य दलीय संरचना में भेद हो जाता है और दलीय संरचना का भेदभाव जो भेद है वो उनके विरोध की स्थिति पैदा कर सकता है। ऐसा हमें कई बार देखने को मिला, कई बार उनके स्थिति रही, परंतु देश में प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था, प्रधानमंत्री रहने की स्थिति में हम इन स्थितियों का सामना नहीं कर सके। इनकी जो आपसी संबंधों के बारे में हम अध्ययन करते हैं, नेहरू तथा चौथे आम चुनाव 1967 तक का जो काल था उसमें प्रधानमंत्री की स्थिति महत्वपूर्ण थी, इसलिए कोई विरोध नहीं हुआ। उत्तर नेहरू काल था 1967 से 2005 तक। इन वर्षों में एक दल की प्रधानता की स्थिति समाप्त हो गई थी। परिणाम स्वरूप अनेक बार ऐसी स्थिति बनी कि लोकसभाओं में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल तथा सत्तारूढ़ राजनीतिक गठबंधन में राज्यसभा में बहुमत प्राप्त नहीं था, तो लोकसभा में 2/3 बहुमत प्राप्त था, लेकिन राज्यसभा में 2/3 बहुमत प्राप्त नहीं था। इस कारण लोकसभा द्वारा पारित विधेयक राज्यसभा में अस्वीकार कर दिया गया, कुछ संशोधनों के साथ उन्हें पारित कर दिया। इस प्रकार से हम कई कानूनों के बारे में इसमें अध्ययन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें ये 2 टॉपिकों का आज हमने अध्ययन किया। एक तो लोकसभा और राज्यसभा की तुलना तथा उनका भेद, दूसरा है व्यवहार में लोकसभा राज्यसभा का संबंध 1952 से लेके आज तक। ये दोनों टॉपिक की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हम इनकी बात करते हैं तो मैंने बताया कि इसमें 2 काल रहे। एक तो नेहरू का काल चतुर्थ आम चुनाव तक रहा, जिसमें प्रधानमंत्री का पद सर्वोपरि था, एक दल की सरकारें थी तो कोई स्थिति नहीं हुई। और दूसरा जो काल था वो नेहरू का उत्तरोत्तर काल, जो 1967 से लेके 2005 तक का काल था, जिसमें केंद्र में सरकार अलग थी, राज्य की सरकारें अलग थी। केंद्र में सरकारें अलग होने से, राज्य सरकार अलग होने से जो राज्यसभा था उसमें दूसरे सरकारों का प्रतिनिधित्व था। ऐसी स्थिति में कई बार टकराव की स्थिति हुई। टकराव की स्थिति होने से राज्यसभा ने कुछ संशोधनों संबंधी अपने विधेयक लोकसभा को लौटा दिए। तो हम बात करते हैं कि भेद के भी नामकरण के संबंध में भेद था, प्रतिनिधित्व के संबंध में था, सदस्यों की संख्या के संबंध में था, निर्वाचन के संबंध में था, कार्यकाल के संबंध में था, साधारण विधेयक के संबंध में था, संवैधानिक संशोधन के संबंध में था,
वित्तीय विधेयक के संबंध में, कार्यपालिका के नियंत्रण के संबंध में, अन्य कार्यों तथा अधिकारों के संबंध में और राज्यसभा की अनिर्णीय शक्तियां जो राज्यसभा के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 और 312 में दी गई है। थैंक यू, धन्यवाद। आज हम इतना ही करेंगे।